नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम एसएसटी की कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो एसएसटी की कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास हम 6 to 9 तक की एनसीईआरटी का देख रहे हैं। सबसे पहले हम 6th क्लास की जियोग्राफी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया है? चैप्टर 1 देख लिया है, चैप्टर 2 देख लिया है, चैप्टर 3 देख लिया है और आज हम चैप्टर 4 देखेंगे। आज का चैप्टर क्या हमारा? मानचित्र। जिसने चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखे, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर हमारा मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें क्या है, हमें सब कंट्री वगैरह का, कहाँ पे कौन सा महासागर है, सब चीज़ों का ईजिली पता चल जाता है। ठीक है, पूरी पृथ्वी हमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों और गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, जैसे हमारा पेपर है, पेपर क्या होता है, हमारा चपटा होता है, तो वैसे ही हमारा मानचित्र क्या होता है, एक चपटे सतह पर खींचा जाता है। ठीक है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अब जैसे ग्लोब है, ग्लोब को अगर हम चपटा करना चाहें तो वो नहीं हो सकता चपटा, है ना। मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक ऐसे छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब हम मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो एक एटलस बन जाता है। जैसे हम एटलस बुक देखते हैं, उसमें हर तरह के मानचित्र हम देख सकते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार अथवा अलग अलग पैमाने से खींची गई या मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कि कुछ नीचे वर्णन किया गया है कुछ का। ठीक है, आओ कुछ करके देखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लिए एफ उस पर कोई मानचित्र बनाए। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब आप चाकू की सहायता से इस गेंद को काटें तथा उसको चपटा करने की कोशिश करें। आप देखेंगे किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ गया है। ठीक है, यानी वो अब ग्लोब काट के देखेंगे तो हम चपटा करना चाहें तभी भी वो चपटा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, अब कौन कौन से मानचित्र है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, तो जो भौतिक मानचित्र जिनको कि फिजिकल मैप भी कहते हैं, तो कौन से होते हैं, जो हमारे नेचुरल चीज़ें दर्शाते हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान, नदियाँ, महासागर, ये इन चीज़ों के जो मानचित्र होते हैं वो क्या होते हैं, उनको फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, राजनीतिक मानचित्र, जिनको कि हम पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन और उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। ठीक है, इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अगर सड़कों का होगा तो उसमें सिर्फ सारी सड़कें ही दिखा रखी होंगी। ठीक है, ये वर्षा का होगा, ये वन होगा तो सब तरह के वन को दर्शाए गए होंगे उस मैप में, है ना, तो उनको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, मानचित्र के 3 घटक होते हैं। अभी हमने क्या देखे, मानचित्र 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे फिजिकल मैप, एक पॉलिटिकल मैप, एक थीमेटिकल मानचित्र। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मानचित्र के कौन कौन से घटक होते हैं। देखिए 3 होते हैं, एक तो हमारी होगी दूरी, दूसरी दिशा और तीसरा हमारा प्रतीक। ठीक है, सबसे पहले हम दूरी को देखते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व और उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व को हम एक कागज पर दर्शाते हैं, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतने सावधानी से खींचा जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी है जो वास्तविक लगे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी
स्थल को व्यक्त करता हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से हमने व्यक्त कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, जो मैप देखने वाला है उसको पता चल जाएगा कि 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर की दूरी दर्शा रहा है ना। ठीक है, तो इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल कितना होगा, 5। अब 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को दर्शा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों और देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब बड़े बड़े क्षेत्रफल को, ये महाद्वीपों को, ज़्यादा चीज़ों को जब हम दिखाते हैं, तो हम तब क्या करते हैं, छोटे पैमाने का यूज़ करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। अब देखो, अभी हमने क्या देखा था, विद्यालय और घर की दूरी बताई थी, तो उन्होंने क्या लिखा था, 2 सेंटीमीटर को उन्होंने 10 किलोमीटर के बराबर बताया था, है ना। लेकिन ये अब देखो, ये क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर बता रहे हैं, यानी कि 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में बता रहे हैं ना। मतलब इन्होंने दूरी को बहुत ही छोटे लेवल पे लिया है ना। तो इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव, शहर को कागज़ पर दिखाना चाहते हैं, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो शहर है या हमारा जो क्या है, गांव है, तो उनमें एक लिमिट चीज़ें होती हैं, ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होती उसमें, है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं उसमें, है ना। अब जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती है, लेकिन जो जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं उसमें क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती हैं। लेकिन जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि हमारा शहर हो गया, गांव हो गया, ये क्या है, ये बड़े पैमाने वाले मानचित्र हैं। ठीक है, तो जब हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव में, शहर को कागज़ पर दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्थल को 500 मीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर में, अब यहाँ पे 500 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर में दिखा रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बड़े पैमाना, क्योंकि बड़ा पैमाना दिखा रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो इसको बड़ा पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, विस्तार से दिखाया जाता है। एक सिर्फ हम एक गांव का देख रहे तो पूरे गांव का हमें पता चल जाएगा विस्तार से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र क्या होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा एरिया का दिखाते हैं, जैसे हम बहुत सारे देशों का दिखा रहे हैं, है ना, एशिया का दिखा रहे हैं, तो ये हो गया हमारे छोटे पैमाने वाले मानचित्र। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या होते हैं, जैसे हम किसी गांव का दिखा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर शहर का दिखा रहे हैं, है ना, किसी भी सिटी का दिखा रहे हैं, तो वो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है पैमाना। ठीक है, तो पहले हम आगे पढ़ लेते हैं, फिर इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए दूसरा हमारा क्या था, 3 घटक थे, किसके, मानचित्र के 3 घटक थे, दूरी, दिशा और प्रतीक था। तो दूरी हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दिशा। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये चीज़ हमारा उत्तर दिशा है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं के, यानी कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण का पता भी लगा सकते हैं। चित्र में 4 दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिखाया गया है, जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं 4.2, है ना। वे प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। ये जो मेन होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये क्या है, इनको प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। बीच की 4 रेखाएं, जैसे कि उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, या उत्तर पश्चिम हो गया, इन बीच वाली रेखा दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता
लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। ठीक है, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान की दिशा। तो ये विकास का घर है, ये सामुदायिक केंद्र है। तो यानी कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र किस दिशा में है? नॉर्थ की दिशा में। और खेल का मैदान किस दिशा में? नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, है ना, क्योंकि हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो ये खेल का मैदान विकास के घर से किस साइड पड़ रहा है? नॉर्थ ईस्ट साइड पड़ रहा है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? दुकानों से विद्यालय की दिशा। अब दुकान कहाँ पे हमारी? ये रही दुकानें, और विद्यालय हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो दुकान हमारी पश्चिम में है और विद्यालय हमारा पूर्व में है। तो विद्यालय किस साइड होगा? पूर्व साइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, दिक्सूचक कहते हैं इसको, जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा दिक्सूचक। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं, इसकी जो सुइयाँ होती हैं हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। उत्तर और दक्षिण चुंबकीय ये अपनी तरफ ही रखती हैं इन सुइयों को। ठीक है, तो इसको दिक्सूचक कहते हैं। इसकी सहायता से हमें उत्तर और दक्षिण दिशा का पता लग जाता है और हम बाकी दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों और कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायांकों, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, क्योंकि जब आपको भाषा ही नहीं आती तो कैसे पूछेंगे आप किसी से दिशा के बारे में, है ना। तब आप इन चिन्हों की सहायता से क्या कर सकते हैं? कि द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ठीक है, यानी पूरे विश्व में मतलब एक ही तरह के मानचित्र होते हैं, सेम साइन होंगे। ठीक है, तो सब मतलब समझ सकते हैं इसको ईजिली कहीं पे भी जाते हुए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी रेलवे लाइन है। ठीक है, ये बड़ी रेलवे लाइन है, ये मिडल रेलवे लाइन को दर्शा रहा है और ये रेलवे स्टेशन को दर्शा रहा है। ये पक्की सड़कों का साइन होता है, कच्ची सड़कों का साइन होगा मैप पे, है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साइन होगा, ये हमारा क्या है? राज्य सीमा का, और ये हमारा जिला सीमा का साइन होगा। ठीक है, ये हमारी नदी का साइन होगा, ये कुआं का, ये तालाब का, ये नहर का और ये पुल का। ये मस्जिद का, ये गिरजाघर का, ये मंदिर का होगा, ये गिरजाघर का होगा, मस्जिद का होगा, ये छतरी का होगा। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस का होगा, ये पोस्ट एवं टेलीग्राफ का, ये पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस है ये। ठीक है, और ये हमारा पुलिस स्टेशन, ये बस्ती है हमारी, और ये कब्रिस्तान, ये पेड़ का सूचक है और ये घास का सूचक है। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र में दर्शाए गए हैं जो हमने देख लिए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों को लिए किया जाता है, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों के लिए किया जाता है, पीले रंग का पठारों के लिए, हरे रंग का मैदानों के लिए। तो ये किसके लिए कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता है, ये जरा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नीले रंग का हमारा किसके लिए होता है? जलाशयों के लिए। ठीक है, जैसे नदी वगैरह होगी। भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग होता है मैदानों के लिए। ठीक है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पेड़ पौधे के लिए हरा रंग है। ठीक है, ये पानी के लिए हमारा ब्लू रंग है ना। ये पठारों के लिए भूरा रंग है। ठीक है, सॉरी, पर्वतों के लिए भूरा रंग है, पठारों के लिए नहीं, पर्वतों के लिए। और पीला रंग होता है पठारों के लिए। अब हम आगे देखते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमानों पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आप अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार
कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो रेखा चित्र मानचित्र क्या होते हैं, जैसे हम अपने दोस्त के घर जा रहे हैं तो वो हमें रास्ता बता देगा कि भाई पहले तू लेफ़्ट मुड़ना, फिर सीधा आ जाना, फिर राइट मुड़ जाना और फिर सीधा आके फिर मेरा घर आ जाएगा, है ना। तो मतलब उसमें कोई वो थोड़ी बताएगा कि पहले इतने मीटर चले, फिर इतना मीटर चलना, फिर इतना मीटर चलेगा। तो मतलब उसमें क्या होता है, वो सिर्फ दिशा बताएगा कि ऐसे ऐसे करके आप आ जाना। ठीक है, तो इसको ये जो रेखा चित्र होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, जो ये हम बता रहे हैं उसको एक कागज़ पे कि भाई पहले तो सीधा आना, लेफ्ट आना, फिर राइट आना, तो ये हमारा क्या होता है, रेखा चित्र होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, खाका। खाका क्या है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ठीक है, छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले मानचित्र को खींच सकते हैं, जैसे कि खाका कहते हैं। जैसे हम जब अपना घर बनवाते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, और घर बनाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना पहले, तो भाई इतना सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे इतना होगा। ठीक है, तो उसको खाका कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम उस बिल्डिंग को दिखाया गया होता है रफली, है ना, कि इस तरह से बनेगा, इतने कमरे की चौड़ाई लंबाई इतनी होगी। ठीक है, तो उसको खाका कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम था हमारा मानचित्र। ठीक है, और आज हमने क्या देखा, मानचित्र के बारे में देखा। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के मानचित्र होते हैं। एक होते हैं हमारे थीमेटिकल, पॉलिटिकल और एक हमारा फिजिकल मैप होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने 3 घटक देखे। एक होता है हमारा प्रतीक, एक होता है दिशा और एक होता है हमारा क्या बोलते हैं, प्रतीक, दिशा और दूरी, है ना। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, खाका पढ़ा, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, रेखा चित्र पढ़ा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और पसंद आया होगा, आज का चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।